Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। आज हम देखने वाले हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन ताकि आगे आने वाले सेशंस आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। आज हम देखने वाले हैं जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है। तो इस सेशन में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाली ताकि ये जो एक्ट है आपको इजीली अंडरस्टैंड रहेगा और आपको उसके जो छोटे छोटे टिप्स है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले की फर्स्ट टिप्स देखो, अगर ये ईयर आपको याद रखना है दैट इज़ 1936, तो कैसे उसको याद रखें। देखो, पैसा मतलब मनी, वेजेस। अगर पैसा रहेगा तो रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, अगर पैसा नहीं है तो क्या होता है, झगड़े होते हैं। हम बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा हो गया। तो दिस इज़ व्हाट फर्स्ट टिप कि पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी है वो 36 का आंकड़ा, दैट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ व्हाट 1936। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना, ठीक है। तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने बताया था कि पैसा होता है तो रिलेशन अच्छे होते हैं, अगर पैसा नहीं है तो वो 36 का आंकड़ा मतलब 36 का आंकड़ा होता है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है दैट इज़ 1936। ओके, तो इस एक्ट में हम सबसे पहले देखने वाले कि ये जो एक्ट है वो किस लिए पास किया गया। तो मेन रीज़न इज़ दैट टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, सो इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। पहले क्या होता था कि इरेगुलर पेमेंट होते थे, अनऑथराइज डिडक्शन किया जाता था, इंटरवल कुछ भी फिक्स नहीं था। सो दैट्स वाई इन 1936 द पेमेंट ऑफ वेजेस हैड बीन इंट्रोड्यूस टू regularize the payment, to avoid the unauthorized deduction और इरेगुलरिटी इन पेमेंट, ताकि एम्प्लॉय को पता चले कि भाई हमें कितने वेजेस मिलने चाहिए, कब मिलने चाहिए, उसका टाइम क्या है, कौन कौन से डिडक्शन जो है वो ऑथराइज है और कौन से जो डिडक्शंस है वो अनऑथराइज है। सो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू इंश्योर द वेजेस आर पेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो जो भी वेजेस रहेंगे वो पर्टिकुलर फॉर्म में होने चाहिए। जो भी वेजेस है जो हमें मिलते हैं वो स्पेसिफिक इंटरवल में मिलने चाहिए एंड दैट टू विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन। तो गाइस, जब ये वेजेस वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द वेजेस। देखो, वेजेस इट इज़ ऑल द रेम्यूनरेशन विच आर पेड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स। ओके, जो वेजेस हमें जो अमाउंट हमें मिलती है वो मॉनिटरी टर्म्स में होनी चाहिए। ऑल द रेम्यूनरेशन पेड इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज़ पेएबल टू बाय द एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर वॉट एवर द वर्क हैज़ बिन डन। मतलब हम जो काम करते हैं उसके बदले में जो हमें एम्प्लॉयर मॉनिटरी टर्म में जो हमें रेम्यूनरेशन मिलता है उसको वेजेस बोला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि डिफरेंस बिटवीन द वेजेस एंड सैलरी। तो बेसिक डिफरेंस है, देखो सैलरी जो होती है एट द एंड ऑफ मंथ मिलती है, बट वेजेस इट कैन बी रिसीव्ड 1 आवर, या फिर हम बोलते हैं ना आर्ली बेसिस पे हमें वेजेस मिलते हैं, फोर्टनाइटली मिलते हैं, 15 दिन के वेजेस मिलते हैं। मतलब इट कैन बी आर्ली बेसिस, इट कैन बी डेली बेसिस, इट कैन बी वीकली बेसिस, इट कैन बी फोर्टनाइटली बेसिस। सो बेसिकली सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ हमें मिलती है और वेजेस जो डेली मिल सकते हैं, आर्ली मिल सकते हैं, 15 दिन के भी मिल सकते हैं। सो क्लियर द कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 एक्ट है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल टू द फैक्ट्री, माइन एंड प्लांटेशन। ओके, और जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी 24,000 से कम होनी चाहिए तो ही ये एक्ट उनके लिए एप्लीकेबल है। पहले ये जो क्राइटेरिया था सैलरी का इट वाज अर्लियर 10,000, मतलब जिनकी 10,000 से कम सैलरी है उनके लिए ही ये एक्ट एप्लीकेबल था। बट इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट जिनकी सैलरी लेस देन 24,000 है वो एप्लीकेबल है इस एक्ट में। द पेमेंट ऑफ वेजेस जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था टू नो द पेमेंट ऑफ वेजेस, सो ऑल वेजेस शैल बी पेड इन अ करंट कॉइन्स और करंट करेंसी नोट और बोथ। सो कभी कभी ये कॉइन में या करेंसी नोट में या फिर हम जो आजकल देखते हैं कि बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होते हैं। सो वो जो
पेमेंट है वो हमारे जो करंट नोट कॉइन्स और आइदर इन अ क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिट बैंक में जमा होने चाहिए। सो टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। सो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो भी आपके MCQs रहते हैं उसमें, तो प्लीज़ उसको याद रखना। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस दैन 1000, ओके, अगर जहाँ पे वो या फैक्ट्री या एस्टामेंट में जहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ 1000 से कम हैं तो उनकी सैलरी कब होगी? द वेजेस shall be paid to them on or before the 7 day after the expiry of the wage period। ओके, तो पहले हम समझ लेते कि वेज पीरियड क्या है। वेज पीरियड मतलब द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस आर पेड। जिस पीरियड में वेजेस पेड किए जाते हैं उसको बोला जाता है वेज पीरियड। ओके, तो एम्प्लॉयज़ अगर 1000 से कम है तो उनका जो वेजेस रहेगा वो उनको कब मिलेगा? बिफोर द 7 डे आफ्टर द एक्सपायरी। मान लो कि लास्ट मंथ की उनकी सैलरी 6 तारीख को हुई है, तो अगली जो 6 तारीख आएगी, इस 6 से नेक्स्ट 6 तक जो पीरियड है उसको वेज पीरियड बोला जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय कम है तो 6 तारीख जो नेक्स्ट मंथ की रहेगी वहाँ से 7 दिन तक कभी भी सैलरी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ द नंबर आर मोर देन 1000 द वेजेस शैल बी पेड टू देम ऑन और बिफोर द 10th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वेज पीरियड। मतलब वेज पीरियड जो ख़त्म होने के बाद 10 दिन तक उनकी सैलरी होना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मैडम कि 7 डे कब या 10th डे ऑफ द वेज पीरियड कब, कैसे होगा, कैसे याद रखें? सिंपल सा लॉजिक है, अगर एम्प्लॉयज़ कम रहेंगे तो जो भी वेज पीरियड का जो एक्सपायरी डेट है उसका नंबर भी कम रहेगा। तो इफ़ द लेस दैन 1000 सो 7 नंबर आएगा। इफ़ मोर दैन 1000 एम्प्लॉयज़ है तो 10 डे आफ्टर द एक्सपायरी। एंड वेज पीरियड इज़ वॉट? द पीरियड बिटवीन वेयर द वेजेस आर पेड। क्लियर कंसेप्ट? सो ये याद रखना। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो भी पूछा जाता है MCQs में। इनकेस अगर किसी एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको पेमेंट कब मिलेगा, उसका वेजेस कब होगा? तो उनकी कंडीशन है एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन। मतलब जब उसको टर्मिनेट किया है उसके बाद जो 2nd वर्किंग डे है तब तक उसका वेजेस मिलना चाहिए। बट कंडीशन यही है कि ऑल वेजेस में बी पेड, मस्ट बी पे in a working days। Okay, so it may be a day, week or month, but no wages period shall be exceed than 1 month। So this is the main criteria about the time of the payment। Next is deduction। So ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शंस उन्होंने बताए हैं, हम एक एक डिटेल में देखते हैं। बट सबसे पहले कि डिडक्शन मतलब क्या? एनी अमाउंट विच इज़ रिड्यूस फ्रॉम योर वेजेस पेएबल इज़ व्हाट? योर डिडक्शन। मतलब आपके वेजेस से जो अमाउंट रिड्यूस की जाती है उसको डिडक्शन बोला जाता है। ओके, सो हम देखते हैं ये जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इसमें हमें ये देखना है कि डिडक्शन अनऑथराइज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अभी ऑथराइज डिडक्शन क्या है। तो चलो हम एक एक डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहले आएगा फाइन। ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइन। ओके, सो फाइन के बारे में हम देखते हैं। फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए एम्प्लॉय फॉर मिसकंडक्ट। मतलब फाइन कब लेंगे? अगर एम्प्लॉय से कुछ मिसकंडक्ट होता है तब वो उससे फाइन कलेक्ट किया जाता है। नो फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द MCQ कि फाइन जिनका एज 15 ईयर से कम है। आप बोलेंगे कि अभी तो चाइल्ड लेबर है ही नहीं, तो 15 ईयर्स ऑफ एज कैसे कंसिडर किया जाएगा? सो ये जो एक्ट है 1936 का है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये था कि तब चाइल्ड लेबर थे, इसीलिए उनकी वो कंडीशन थी कि बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज द फाइन शुड नॉट बी इम्पोज। द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर द एग्जाम। फाइन का जो भी अमाउंट रहेगा इट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस। मतलब वेजेस से 3% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड डिफेंड अगेंस्ट द
प्रपोज फाइन, उसको आपका उसका जो भी व्यू है अबाउट द फाइन उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिफेंड करने के लिए। एंड द फाइन्स, जो भी फाइन कलेक्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द लेबर वेलफेयर। द नेक्स्ट इज व्हाट, डिडक्शन फॉर द डैमेज और द लॉस। If an employee causes the damage or the loss of the any employer's property, either through his willful negligence, such deductions can be made and it shall not be more than the value of damage. जो डैमेज हुआ है उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। और सेम ईयर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू डिफेंड दैट एम्प्लॉई, ये एक चांस देना चाहिए। ये था जो भी डैमेज ऑफ द लॉस है उस क्राइटेरिया में। द डिडक्शन फॉर द अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। ओके, सो इनका ये था कि इन केस कोई एम्प्लॉई अब्सेंट रहता है फ्रॉम द वर्क प्लेस, सो जहाँ पे उसको प्रेजेंट रहना चाहिए था, इट मस्ट बी रिक्वायर, बट अगर वो अब्सेंट है तो उसके वेजेस से अमाउंट डिडक्ट की जाएगी। इफ़ एन एम्प्लॉय प्रेजेंट बट रिफ्यूज टू कैरी आउट द वर्क, ही शैल बी डीम्ड टू बी द अब्सेंट। मतलब वो जॉब के लिए तो आया है बट वो उसने काम करने के लिए मना किया है तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ अब्सेंट। तीसरी कंडीशन है कि सच डिडक्शन हैज़ टू बी प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ अब्सेंस। जितने टाइम तक वो नहीं रहेगा अकॉर्डिंगली वो डिडक्शन किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। इफ़ 10 और मोर एम्प्लॉयज़ absent themselves from the work in common understanding without a notice to the employer, तो उस टाइम में उनके 8 days wages डिडक्ट किए जाते हैं और ये डिडक्शन को ऑथराइज डिडक्शन बोला जाता है। ओके, सो विदाउट एनी नोटिस, इफ 10 और मोर एम्प्लॉयज़ absent, 8 days wages is going to be deduct. The next is what, deduction for the house accommodation. Okay, it does not include the supply of the tools and the raw material. ये बहुत easy concept है to understand. Next is what, deduction of your recovery of advances. अगर आपने कुछ advances लिया है तो उसके accordingly आपका wages को deduct किया जाता है। Next is what, deduction for the payment of the cooperative societies which has been approved by the government. The next is the deduction for the recovery of loans. If any loan has been taken, accordingly the deduction has been made from your wages by considering the loans granting. Okay, the next is what, ये important है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। सो याद रखना, द मैक्सिमम कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, 75% ऑफ द वेजेस। ऐसा नहीं होगा ना आपको जो सैलरी मिली है आपके डिडक्शन 100% होंगे, नहीं, मैक्सिमम कितना हो सकता है डिडक्शन, 75, बिकॉज जो रिमेनिंग 25 है एटलीस्ट उसको सर्वाइव करने के लिए उतनी अमाउंट चाहिए, तो एटलीस्ट 75% वो ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्ट कर सकते हैं। इन अदर केसेस 50% ऑफ द वेजेस। सो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं मैक्सिमम टोटल डिडक्शन इज 75% एंड अदर केसेस 50% ऑफ द वेजेस डिडक्शन। द क्लेम, अगर कोई एम्प्लॉयर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्लेम कैसे करेंगे। ओके, सो द क्लेम एप्लीकेशन हैज़ टू बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉई विद इन द 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। ओके, तो इसमें अथॉरिटी होती है लेबर कमिश्नर और द लेबर कोर्ट और द सिविल कोर्ट। इसमें भी दो अथॉरिटी शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द एम्प्लॉयर एंड इफ सेटिस्फाई ही कैन रिफंड द डिडक्शन। तो पेनल्टी हम देखते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड फेल्स टू मेंटेन द रजिस्टर और रिकॉर्ड। अगर उन्होंने पेमेंट टाइमली नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, तो उसके लिए फ़ाइन रहता है ₹1500 अप टू द 7500। इफ़ अ पर्सन रिपीट एन ऑफेंस, वही बार बार हो रहा है तो उसका फ़ाइन बढ़ेगा। नाउ द फाइन विल बी 3750 अप टू द 20500। या फिर इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको जेल भी हो सकती है, आइदर 1 month to 6 month तक। तो आइदर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ हो सकता है, या फिर डिपेंड कि कैसे उसका ऑफेंस हो रहा है। फेल्यूर टू पे द वेजेस ऑन अ फिक्स पीरियड, जो पीरियड बताया उस पर नहीं पेमेंट हुआ तो उसको फ़ाइन लगेगा 750 रुपीज़। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेमेंट ऑफ वेजेस। हमने पेनाल्टी उसकी देखी। तो अगर
जो पेमेंट ऑफ अनडिस्टर्ब वेजेस रहते हैं, अगर किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट क्या होगा, किसको मिलेगा, उसके नॉमिनीज को मिलेगा. इन द एब्सेंस ऑफ नॉमिनीज दिस अमाउंट इज़ गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन द लेबर वेलफेयर कमिश्नर. आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. तो याद रखने के लिए ये द पेमेंट ऑफ वेजेस, जो पैसा है तो अच्छा रिलेशन है, अदरवाइज 36 का आंकड़ा. और 1000 एम्प्लॉयज़ है, लेस एम्प्लॉयज़ है तो वेज पीरियड भी 7 डेज़ का रहेगा. मोर देन 1000 है तो वेज पीरियड का जो है वो 10 डेज रहेगा. और टर्मिनेशन केस में 2nd वर्किंग डेज. So this is what the tips to understand the Payment of Wages Act. So thank you. Subscribe our channel and like and share the video. Thank you. Bye.